तो दोस्तों अब ये चैप्टर जो सीरीज आने वाली है 14 के बाद जो आपके प्रकाश से रिलेटेड हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है इसके बारे में दोस्तों डिटेल से पहले बेसिक थ्योरी जो है इसकी वो पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक चीज़ आपकी एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपनी समस्याएं प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों यदि आप मैथ के वीडियो का इंतजार करने की मैथ की वीडियो इस चैनल पर क्यों नहीं आ रही, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैथ के वीडियो आपके हमारे दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो यूट्यूब चैनल पर आते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको मैथ के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर जो 14 नंबर है, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है प्रकाश, तो पहले इसी को देखते हैं। जो आपका प्रकाश होता है, लाइट होती है, ये होती क्या है। तो हम लोग कहते रहते हैं कि लाइट दिख रही है, हमको लाइट दिख रही है। दोस्तों ऐसा कतई नहीं होता, आपको लाइट दिखती नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए तो लिखा हुआ है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो दोस्तों जिस वस्तु पर लाइट पड़ती है वह वस्तु दिखाई देती है, ना कि हमको लाइट दिखाई देती है। तो ये मेन चीज़ है कि लाइट हमको कभी नहीं दिखाई देती, जिस वस्तु पर पड़ती है वस्तु दिखाई देती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। आपका प्रकाश आपका निर्वात में भी चलता है, और निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद जल में आपकी प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये दोस्तों प्रकाश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप इसके प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं, गुण भी निकाल सकते हैं। क्या होते हैं, एक तो प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये प्रकाश की जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की जो तरंगें होती है वह आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस 3 लाइनों से। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए और एक एक चीज़ याद रखिए। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और यहाँ पर आपका प्रकाश हमें प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है, तो आपका अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। तो बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो यहाँ पर डेफिनेशन है वह है यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं। तो क्या होती हैं यहाँ पर एल्यूमिनेटेड बॉडीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे चंद्रमा है, इसका स्वयं का प्रकाश, सूर्य जो होता है दोस्तों आपका स्वयं का इसका प्रकाश होता है। चंद्रमा तो आपका अप्रदीप्त में आ जाएगा, इसमें आपको स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ये आपका सूर्य होता है, इसमें आपका स्वयं का प्रकाश होता है। तारे आपके स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। उसके बाद जो जलता हुआ कोयला अथवा जलती हुई मोमबत्ती है, ये भी आपका दोस्तों इसका स्वयं का प्रकाश होता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, प्रदीप्त वस्तुओं में। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें दोस्तों स्वयं का प्रकाश होता है, उनका कैसा प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वह दोस्तों आपके प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एल्यूमिनेटेड वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी आदि। अब जैसे कि इनका डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है वह आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या फिर जो वस्तुएं अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं वह आपकी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अंधेरे में आपकी वस्तुएं वही दिखाई देंगी जिनका स्वयं का प्रकाश होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसके करने का मतलब था। अब देखिए आगे है कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। आप प्रदीप्त वस्तु कोई भी ले लीजिए, चंद्रमा, सूर्य ही ले लीजिए, सूर्य से देखिए प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। मोमबत्ती जलती हुई ले लीजिए, प्रत्येक बिंदु से उसके अनंत किरणें निकलती हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया, प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए किरण पुंज किसको बोलते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, और जो ये आपका समुदाय होता है इसी को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है अपसारी किरणें। तो इनमें क्या हो रहा है कि फैलाव हो रहा है, तो यहाँ से इनका फैलाव हो गया।
फिर अभिसारी इनमें क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जाके मिल रही हैं और ये हो गई आपकी समांतर किरणें। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है जो आपकी किरणें होती हैं कैसे कैसे चलती हैं। तो एक हो गया आपका अपसारी किरणें होती हैं, एक होती हैं अभिसारी जो एक बिंदु पर जाके मिलती हैं, अपसारी होती हैं जो एक बिंदु से निकलती हैं, और समांतर होती हैं जो आपकी समांतर किरणें चलती हैं। तो ये होगी दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं, और यहाँ पे जो किरणें आती हैं अपसारी, अभिसारी, समांतर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की जो प्रक्रिया होती है यही आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है क्या होती है, जब प्रकाश आपका वायु जैसे किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान जो धूल आदि के कणों से टकराकर वह प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। आपको पता है वायु है तो वायु में धूल कण तो होते ही हैं, जब वहाँ से प्रकाश गुजरता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कणों से टकराकर वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। फैलना मतलब प्रकीर्णन हो जाता है। तो जो आपकी फैलने की प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। आगे है दोस्तों लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश आपका सबसे कम फैलता है, और जो यहाँ पर आपका बैंगनी रंग का प्रकाश है वह आपका दोस्तों बैंगनी रंग जो होता है सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वहाँ पर आपको बैंगनी बताना होगा। ऐसा कौन सा दोस्तों रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आपको लाल रंग बताना होगा। आगे दोस्तों है बैंगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। आपको पता है कि जब दोस्तों जो आपका बैंगनी नीला रंग होता है वह दोस्तों जब जाएगा हवा जैसे माध्यम से तो वह दोस्तों टकराएगा कणों से तो फैल जाएगा। तो फैलता है दोस्तों वही दोस्तों ऊपर आपको क्या दिखता है, नीला नीला दिखता है। तो यही आकाश नीला इसीलिए दिखाई देता है। इसी कारण से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आपका सूर्य लाल रंग का भी दिखाई देता है, प्रकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। तो ये आपका प्रकीर्णन वाला जो दोस्तों टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे प्रकीर्णन होता है और क्या होता है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, और वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर दें। अभी का अभी लाइक करें, फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की ओर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ना और उसके बाद टकरा कर वापस लौट जाना, वह आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपका पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है या चिकना है। तो ये आपका परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रायोगिक रूप से यहाँ पर पाया गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाते हैं। ये आपका वही है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है। तो अभी आपको ये समझाऊंगा तो आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है परावर्तन के नियम में। तो यहाँ पर जो आपका परावर्तन होता है वह क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने, ये आपका मान लीजिए कोई तल है mn, तो प्रकाश यहाँ से इस वाले बिंदु से यहाँ पर आपतित हो रहा है, तो ये कुछ एंगल पर आपतित हो रहा है। तो ये आपकी जो किरण आपकी आपतित होती है वह आपकी क्या कहलाती है, आपतित किरण। तो ये प्रकाश यहाँ से आपतित हो रहा है तो ये किरण क्या हो जाएगी, जो AO किरण है ये आपकी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। अब देखिए जब ये किसी चिकने तल से टकराएगा तो जब टकराएगा तो ये वापस जाएगा, तो ये वापस जाएगा तो जो किरण निकल के जाएगी OB, ये आपकी क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाती है। तो ये होगी आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा था कि दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से, तो यहाँ पर देखिए जिस बिंदु पर ये जाके मिलते हैं, मतलब कि जहाँ से ये परावर्तित होते हैं, तो यदि वहाँ पर हम एक लंब बना दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और यही क्या करता है कि ये कोण और इस कोण को, मतलब कोण I और कोण R को दो बराबर भागों में बांट देता है। और ये आपका होता है एक, जिस इधर वाला आपका आपतन कोण और इधर वाला परावर्तन कोण। तो यही दोस्तों होता है कि आपका आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका एक ही तल है और ये आपका इधर आया, ये इधर आया और ये इधर, तो एक ही तल में हुए। तो ये दोस्तों हो गए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन नियम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपका बराबर होता है। तो यहाँ से आपके परावर्तन के नियम भी क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वह क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए
जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो ये आपका क्या कहलाता है, दूसरे बिंदु, जो आपका ये होता है दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए कोई भी आपका बिंदु है उससे दोस्तों जो आपकी प्रकाश एक बिंदु से चलकर, यहाँ पर लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब, मतलब कि जो आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है वह है कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब और मतलब कि जो आपके प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक, होता है आभासी। तो क्या होते हैं दोस्तों, आपको प्रतिबिंब के ही परिभाषा से इसको निकालना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, तो इतना आपका तो तीनों में कॉमन परिभाषा लिखनी है, दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तविक रूप में मिलती हैं तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है, और जब आपकी मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, एक डिफिनीशन याद करनी है ये वाली, और आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इतना रखना है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई वास्तविक रूप में प्रतीत होती हैं तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों उसके बाद यदि आपके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ पर आपका आभासी, इसमें वास्तविक रूप में मिल जाती हैं और इसमें आपके प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि आगे जाके मिल जाएंगी ये। और देखिए यहाँ पर आगे क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जो आपका वास्तविक मतलब कि वास्तविक रूप में बन रहा है तो उसको आप पर्दे में ले सकते हैं, और यह सदैव आपका उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और यह हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण जो आपका बना प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है, जो आप दोस्तों अपना चेहरा देखते हैं वह आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, और सदैव दोस्तों ये आपका सीधा ही बनता है। आप दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़े होइए और आप कभी देखते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब है उल्टा बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हो गया दोस्तों आपका आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये आपको क्लियर दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक टेबल दी हुई है, प्रतिबिंब उत्पत्ति का कारण प्रकृति। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, तो परावर्तन के बाद किरणें वस्तुतः नहीं मिलती हैं परंतु काल्पनिक तौर पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मिलती नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि आगे जाके मिल जाएंगी, तो ये हो गया उत्पत्ति का कारण। आगे इसमें आपको जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा बनेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा और पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन के बाद किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे से मिलती हैं, आपको दिखेगा कि ये मिल रही हैं, और इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है सदैव उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गई टेबल, आपको याद रखनी है। अब देखिए जिस आप मिरर पे दोस्तों अपना चेहरा देखते हैं वह क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, जो आपका समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट। समतल प्लेट मतलब कि आपकी कहीं पर ऊबड़ खाबड़ या फिर कहीं पर आपकी अंदर धंसी हुई और बाहर की ओर उभरी हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें किस प्रकार की पॉलिश की जाती है, किसकी? तो वहाँ पर आपको बताना होगा लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट किया जाता है, या फिर यहाँ पर आपको चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का ऑक्साइड किया जाता है। तो ये आपको बताना होता है। तो ये हो गया समतल दर्पण। क्या होता है, आपकी एक कांच की समतल प्लेट होगी, उससे काट कर बनाया जाता है, और आप जो दोस्तों अपना चेहरा देखते हैं समतल दर्पण पर ही देखते हैं। आगे दोस्तों एक आपके क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो क्या है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि ये आपके समतल दर्पण इतने होंगे और वहाँ पर आपके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। यदि दो दर्पणों के बीच का आपको कोण थीटा दिया हुआ है और उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। n बराबर आपका 360/θ-1 होता है। और दोस्तों 360 जो होना चाहिए आपका सम आना चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपका थीटा का मान दिया हुआ है 60, तो आपका भाग देंगे 6 आ जाएगा। तो 6 - 1 जब आपका आएगा तभी ये चीज़ फॉलो होगी। जब आपका सम नहीं आएगा तब के लिए भी एक रूल है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो ये वाला पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपको दर्पण के बीच का कोण दिए हैं, दो दर्पणों के बीच का, तो वहाँ पर आपको प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, जब आपका विषम होगा तो उसमें क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर 360 - 1 यदि आपका पूर्णांक करना हो, मतलब कि विषम ना हो, मतलब कि आपका इसमें दशमलव के रूप में लिखा हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर होती है। कैसे, देखिए
जैसे कि हम आपसे बोलें 360 अपॉन यहाँ पर 50, तो क्या होगा, ये क्लियर दोस्तों डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 36/5 आएगा। जो आपका यहाँ पर भाग देने पे आएगा उसमें दोस्तों आपको जस्ट एक बढ़ा देना। यदि आपका 5 पॉइंट कुछ आ रहा तो आपको 6 लिख देना है। तो ये यहाँ पर लिखा गया अगले पूर्णांक के बराबर होता है, तो वहाँ पर आपको अगले पूर्णांक के बराबर कर देना होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब इसके क्वेश्चन करूँगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। तो क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। यदि आपकी दोस्तों लंबाई 5 फीट है तो दर्पण की लंबाई दोस्तों आप 2.5 फीट ले आएंगे तो आपको आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। तो हमेशा दोस्तों यदि आपकी लंबाई 5 है, 6 फीट है, तो दर्पण हमेशा आपकी लंबाई का आधा होगा, तो आपको पूरा आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप देखते होंगे यदि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जितना दोस्तों आपका रियल में दोस्तों जो आपकी ऊंचाई या लंबाई होती है उतनी आपकी शीशे में भी दिखती है। तो इसमें आपका कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो वही लिखा गया है प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। आगे यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती तथा क्षमता शून्य होती है। इसमें आपकी फोकस दूरी नहीं होती। जब आपकी फोकस दूरी नहीं होती तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि 1/f होता है। क्षमता का जो सूत्र होता है 1/f होता है। तो 1/f जब आपका f अनंत है मतलब कि 1/0, जीरो ऊपर जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्षमता आपकी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और फोकस दूरी आपकी जब अनंत होती है। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है यहाँ पर कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति करे तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल 2v होती है। जैसे ही दोस्तों यदि आप दर्पण के सामने किसी वेग से जा रहे हैं तो वो प्रतिबिंब के सामने जब आप जाते हुए देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2v वेग मतलब दोगुने वेग से दिखता है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रतिबिंब के सामने वह दोगुने वेग से जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों कि यदि समतल दर्पण को घुमा दिया जाए, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2θ पर घूम जाती है। यदि आपसे बोला जाए कि समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाएगी, तो आपको 2 × θ = 60 लिख देना है। तो ये आपको याद रखना है। यदि आपका 30θ है तो यहाँ पर 2 × θ, तो 2 × 30, तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आपका जो विस्तृत परावर्तन होता है ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है डिस्पर्स्ड रिफ्लेक्शन, तो देखिए ये क्या होता है, किसी खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर आपका चमकीला दोस्तों होता है, जो आपका पृष्ठ चमकीला होता है उसकी जगह यदि खुरदरा पृष्ठ रख दें, जब उस पर दोस्तों प्रकाश आपका पड़ेगा तो वह क्या होता है कि चारों तरफ बिखर जाएगा। तो जो ये आपकी बिखरने की घटना होती है तो विस्तृत परावर्तन कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे जो दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं हाथ में दिखाई पड़ता है। इस जो ये प्रतिबिंब होता है इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग पार्श्व में बदल जाते हैं। तो यही आपका पार्श्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि जैसे कि आप सामने शीशे के सामने खड़े हैं और यदि आप ना उल्टा वाला हाथ मतलब कि लेफ्ट वाला हाथ उठाएंगे तो उसमें आपको शीशे में लगा कि आप राइट हैंड उठा रहे हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ मत करिए दोस्तों, आप शीशे के सामने लिखना शुरू कीजिए अपने राइट हैंड से, तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। या फिर आप ले लीजिए, आप शीशे के सामने बी लेकर जाइए तो वहाँ पर आपको बी उल्टा दिखेगा। इंग्लिश का जो लेटर है बी, इसको लेकर जाइए तो आपको उल्टा दिखेगा। या फिर दोस्तों आपको मैंने जो हाथ वाला बताया तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो यही आपका पार्श्व परिवर्तन कराता है। इसमें आपका जो पार्श्व जो आपका जो मतलब कि आपकी बॉडी होती है वो चेंज होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वह चेंज हो जाता है। तो वही आपका पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके अंग्रेजी में ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें आप पार्श्व परिवर्तन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ए है तो आप ए का दोस्तों परिवर्तन भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती। एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। तो इनमें दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता इन अक्षरों में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए आपका एक दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 50 डिग्री है तो बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहाँ पर n की वैल्यू ज्ञात करनी। तो 360/θ-1 आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 360/50 - 1, तो यहाँ पर क्या आएगा
n बराबर आया 6.2। तो जो आपका 6.2 है ये आपका भी पूर्णांक नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपका पूर्णांक नहीं होता तो इसकी एक आगे वाली संख्या लिख देते हैं, तो n बराबर कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। अभ्यास प्रश्नमाला आपको वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। यदि आपका प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, प्रकाश नहीं तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। बात खत्म दोस्तों। आगे है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ पर जल में इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो मैंने आपको बताए हुए। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर देखिए आगे यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है 2 दर्पणों के बीच का जो आपको अभी फार्मूला बताया, तो इसको आपको देख लेना। आगे यहाँ पर यदि n का मान पूर्णांक ना हो तो उसके अगले वाले पूर्णांक के बराबर हो जाता है। जैसे कि इसमें 6.2 आया तो इसको 7 लिख दिया गया था। आगे है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। आप समतल दर्पण जो आपका शीशा होता है इसमें आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। फिर देखिए आगे है अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं आपके जो सम्मिति के कारण यहाँ पर आपके पार्श्व परिवर्तन का आभास नहीं हो पाता, जो मैंने आपको अक्षर ऊपर बता दिए हुए हैं। किसी किरणें आपकी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपसारी, एक होती है अभिसारी, एक होती है समांतर। तो ये आपको याद रखना है। अपसारी क्या होती है, ये दोस्तों क्या होती है, एक बिंदु से निकलती है, और जो अभिसारी होती है जाके मिल जाती है किसी बिंदु पर, और जो आपकी समांतर होती है आपकी समांतर चलती हैं, आपस में कभी मिलती नहीं है। तो यह याद रखना है आपको। आगे यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो क्षमता क्या हो जाएगी, 1/f होती है, तो इसके 0 हो जाती है, जो मैंने अभी आपको करके बताया था। तो उम्मीद है दोस्तों पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको अभ्यास प्रश्नमाला के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और जो दूसरा चैनल है हमारा अनिल जी टेक्नो, तो उस पर आपके दोस्तों मैथ के वीडियो आ रहे हैं, तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आपको मैथ की वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।